हेलो मित्रों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 11 का भूगोल विषय के बारे में। और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज के इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या जानना है। देखिए, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है कि भूगोल को हम विषय के रूप में क्यों माने। मतलब भूगोल को हम विषय क्यों माने, भूगोल एक विषय के रूप में कैसे है, भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है, जीव भूगोल क्या है। ये सभी जितनी भी भूगोल की शाखाएं हैं, इन सभी के बारे में हमें आज के वीडियो में पढ़ना है और इसी चैप्टर में पढ़ना है। फिर पढ़ना है कि भूगोल को समाकलन विषय क्यों कहा जाता है। समाकलन का मतलब होता है कि मिलाकर चलने वाला, समस्त। ठीक है, तो समाकलन विषय क्यों कहा जाता है, तो यही सब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप क्लास 9 से 12 तक किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें आपको हर तरह के चैप्टर के वीडियोस देखने को मिलेंगे, वो भी हिंदी मीडियम में। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है कि भूगोल एक विषय के रूप में, यानी कि भूगोल एक विषय के रूप में कैसे है, एक विषय क्यों है, कैसे है, यही इसमें जानना है। तो उससे पहले, मतलब भूगोल विषय क्यों है, उससे पहले हमें उसकी आवश्यकता के बारे में जानना होगा कि हमें भूगोल की क्या आवश्यकता है, भूगोल को हम क्यों पढ़ें, भूगोल में क्या है। तब हमें पता चलेगा कि भूगोल एक विषय के रूप में कैसे है। देखिए, इसकी आवश्यकता है स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय, यानी भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय हिकैटियस को जाता है। इन्हीं को, यानी हिकैटियस को ही भूगोल विषय का जनक कहा जाता है। एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि हिकैटियस को भूगोल विषय का जनक कहा जाता है, या भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, हिकैटियस को। ठीक है, अब पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं अंतर प्रक्रियात्मक संबंधों के अध्ययन हेतु भूगोल की आवश्यकता है। कि मतलब पृथ्वी का भौतिक वातावरण कैसा है, मानवीय क्रियाएं क्या क्या हो रही हैं, जो अंतर क्रियाएं, धरती के अंदर क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, इन सभी का अध्ययन करने के लिए हमें भूगोल की आवश्यकता है। एक छात्र के रूप में भूगोल हमें विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करने हेतु हमें इसकी आवश्यकता है। क्यों है कि मान लीजिए एक पहाड़ है, ठीक है, पर्वत है, तो पर्वत किन कारणों से बना, पर्वत के बनाने में क्या कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, यानी पर्वत किसकी सहायता से बना, पर्वत किस तरह से बना, कितने वर्षों पहले बना, किस जो है खनिज से बना, कोई जो है मतलब किस चीज़ का पर्वत है, बर्फ का है कि मिट्टी का है, या फिर जो है जंगल है, क्या है। तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए हमें भूगोल की आवश्यकता है। चलिए अब समझ गए आप लोग भूगोल की आवश्यकता हमें क्यों है। अब देखिए, भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज, ठीक है, वैज्ञानिक हैं एक, इरेटोस्थनीज भूगोलविद, ठीक है, मतलब साइंस के हैं तो उनको वैज्ञानिक कहा जाता है। और अगर भूगोल में कोई मतलब वैज्ञानिक है तो उसको कहेंगे भूगोलविद, ठीक है, भूगोलवेत्ता या भूगोलविद कहा जाता है। तो ये एक इरेटोस्थनीज हैं, इन्होंने ही जो है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा,
सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। इनको भूगोल शब्द का जनक भी कहा जाता है। ये 2 पॉइंट आपको मिल गया। अब भूगोल का अर्थ क्या होता है? देखिए, भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल क्या है? पृथ्वी का वर्णन है। पृथ्वी का वर्णन हम करते हैं तो उसी को कहा जाता है भूगोल। अब देखिए यहाँ पर समझिए, भूगोल जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है जियो, जिसका मतलब होता है पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफोस, जिसका मतलब होता है वर्णन। जियो और ग्राफोस जो वर्ड है ना, वो ग्रीक भाषा का है। ठीक है, ग्रीक का, ये इंग्लिश का नहीं है, ग्रीक भाषा का है। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। तो इसी को जियो और ग्राफोस को अगर हम मिला देंगे तो क्या होगा? जियोग्राफोस हो जाएगा। लेकिन ये जियोग्राफोस जो बनेगा वो ग्रीक भाषा का बन जाएगा शब्द, तो हमें उसको इंग्लिश में बदलना है। तो इसी को मिला करके हम इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जियोग्राफी। इंग्लिश में जियो का मतलब पृथ्वी होगा और ग्राफी का मतलब होगा अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। अब इसका शाब्दिक अर्थ पर अगर हम बात करें तो देखिए, शाब्दिक अर्थ के मतलब जियो मतलब पृथ्वी हुआ और ग्राफोस मतलब वर्णन हुआ। तो देखिए, इन दोनों को मिला करके अगर परिभाषा बताएं तो होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, मैंने यहीं पर बताया है कि जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? जियोग्राफी। जियोग्राफी किसे कहते हैं? पृथ्वी का वर्णन। यानी जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी की व्याख्या करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। इनमें से आप कुछ भी बता सकते हैं। तो अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, पृथ्वी का वर्णन हम करते हैं तो हम लोग पृथ्वी का वर्णन मतलब पृथ्वी में किन किन चीज़ों का वर्णन हम करते हैं। इसमें जियोग्राफी में हम लोग पृथ्वी का तो वर्णन करते हैं, लेकिन पृथ्वी के किन चीज़ों का वर्णन करते हैं ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, पृथ्वी है तो पूरा पृथ्वी का वर्णन थोड़े करेंगे, उसमें पृथ्वी में किन किन चीज़ों का वर्णन करेंगे। तो देखिए, 2 चीज़ों का वर्णन किया जाता है भूगोल के अंतर्गत। जैसे आपसे अगर परिभाषा पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि जैसे मैंने पूछा आपसे कि बताओ भूगोल क्या है, तो आप बताएंगे कि जो ज्योग्राफी होता है वो पृथ्वी का वर्णन होता है। तो अब पृथ्वी का वर्णन होता है तो पृथ्वी के किन किन चीज़ों का वर्णन होता है। ठीक है, पृथ्वी में किन किन चीज़ों का वर्णन होता है ये भी जानना जरूरी है। तो पृथ्वी के में 2 चीज़ों का वर्णन किया जाता है। इसमें भूगोल के अंतर्गत 2 चीज़ों का वर्णन किया जाता है। पहला है भौतिक भिन्नता का, यानी कि भौतिक भिन्नता मतलब कि जो दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उसको भौतिक कहेंगे। ठीक है, और जिसको हम लोग अलग अलग तरह की जो विभिन्नताएं दिखाई दे रही है उसको हम लोग भौतिक विभिन्नता कहेंगे। जैसे कहीं पर पहाड़ है तो पहाड़ है, और कहीं पर क्या है? नदी है, कहीं पर जो है पठार है, कहीं मैदान है। तो ये सभी अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, अलग अलग आकृतियाँ देखने को मिल रही हैं। तो इसी को कहा जाता है भौतिक भिन्नता। ठीक है, अब अगला दूसरा क्या है? दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता का। अब जो समाज है हमारा, जो संस्कृति है, उसमें क्या क्या भिन्नता है। जैसे हमारे झारखंड में जो है, झारखंड में जो है वस्त्र अलग तरह का पहनते हैं। ठीक है, धोती कुर्ता वगैरह पहनते हैं, और राजस्थान में जो है दूसरा चीज़ पहनते हैं, गुजरात में दूसरा चीज़ पहनते हैं। तो ये सभी भिन्नताएं हैं, तो इन सभी का अध्ययन भी भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो भौतिक भिन्नता के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है? तो पर्वत की भिन्नता जो है, पठार की भिन्नता, मैदान, घाटियाँ, समुद्र, झील, वन, इन सभी का अध्ययन किया जाता है भौतिक भिन्नता के अंतर्गत। अब सांस्कृतिक भिन्नता के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो इसमें ग्राम यानी गांव, नगर, सड़कें, रेल, पतन, बाजार, समाज, संस्थाएं, इन सभी का अध्ययन सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता का जो है अंतर्गत किया जाता है। तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन किया जाता है
और पृथ्वी के वर्णन के अंतर्गत यानी भूगोल में ही पृथ्वी के किन चीज़ों का वर्णन किया जाता है, तो 2 चीज़ों का वर्णन किया जाता है, भौतिक भिन्नता का और सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता का। भौतिक भिन्नता के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं, तो पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, समुद्र, झील, वन, रेगिस्तान आदि, मतलब जो भौतिक चीज़ें हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता का, तो इसमें ग्राम, नगर, सड़कें, रेल, पतन, बाजार, समाज इत्यादि का अध्ययन करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग जानते हैं भूगोल की परिभाषा। भूगोल की क्या परिभाषा होती है, हमने जाना उस समय कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। अब जानेंगे हम लोग कि भूगोल की परिभाषा क्या होती है। तो भूगोल की जो परिभाषा होती है एक्चुअली जैसे वो भी बता सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करना, मतलब एक है भूगोल का अर्थ होता है, मतलब उसको भी परिभाषा मान सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मतलब प्रभावी परिभाषा नहीं होगा। वो छोटे बच्चों के लिए है वो कि पृथ्वी का वर्णन जो है भूगोल कहलाता है, ऐसे हो जाएगा एक परिभाषा, लेकिन वो बच्चों के लिए है। ठीक है, 6-7 क्लास जो होते हैं उनके लिए है। तो आपको कुछ अच्छा परिभाषा याद रखना होगा, आपको कुछ अच्छे परिभाषा के बारे में पढ़ना होगा जो कि जो है प्रमुख विद्वानों ने दी है। तो आपके बुक में क्लास 11 का जो बुक है चैप्टर 1 जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसमें 2 विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा के बारे में पढ़ना है। एक है रिचर्ड हार्टसोन के अनुसार और दूसरा है अल्फ्रेड हैटनर के अनुसार। तो रिचर्ड जो हार्टसोन है वे कहते हैं कि भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। अब इनका कहने का मतलब समझ लीजिए। परिभाषा अगर आपको लिखना होगा ना कहीं पर एग्जाम में, तो आप यही परिभाषा लिखिएगा, लेकिन इसका मतलब आप समझ लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि भूगोल का उद्देश्य क्या है, तो धरातल पर यानी पृथ्वी पर जितने भी प्रदेश हैं, यानी राज्य मान लीजिए या छोटा क्षेत्र मान लीजिए, तो जितने भी प्रदेश हैं उन सभी में क्या क्या भिन्नताएं हैं उसका ही वर्णन और व्याख्या करना है। जैसे हमारे जो है पृथ्वी पर जो है भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों में क्या क्या भिन्नताएं हैं ये हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। और पूरे विश्व में अगर देश हम बांट दें तो भारत, पाकिस्तान हो गया, उधर चीन हो गया, अमेरिका हो गया, इन सभी में क्या क्या भिन्नताएं हैं, तो ये हो जाएगा विश्व भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, तो अभी हम लोग किसका परिभाषा पढ़ रहे हैं, विश्व भूगोल वाला। ठीक है, तो इसमें थोड़े लिखा हुआ है कि भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, ये पूरे विश्व का है। तो भूगोल का उद्देश्य क्या है, तो धरातल पर जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी में क्या क्या भिन्नताएं हैं उसी का वर्णन और व्याख्या करना भूगोल का उद्देश्य है। अब अल्फ्रेड जो है अल्फ्रेड हैटनर, ठीक है, अल्फ्रेड हैटनर ये कहते हैं कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक पहाड़ बना, अब पहाड़ किस कारण से बन गया, हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय है, तो हिमालय किस कारण से बना, ठीक है। और अगर मान लीजिए और कोई पठार है तो वो किस कारण से बना, नदी है तो वो किस कारण से बना। तो इसके जो है बना हुआ चीज़ मतलब भौतिक चीज़ों जो हैं वो किस कारण से बना है, उससे क्या संबंधित तथ्य हैं, इन सभी का अध्ययन करना भी भूगोल के अंतर्गत आता है। यही अल्फ्रेड हैटनर का कहना है। तो अब आप समझ गए, परिभाषा बताना होगा तो आप यही परिभाषा बता सकते हैं, ये या ये दोनों में से कोई बता सकते हैं। बस इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए, मतलब कि आपको जैसे आप अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप केवल पढ़ करके अपने आप में समझ जाए। अगर आप दूसरे को अच्छे तरह से समझा सकते हैं तब समझ लीजिए कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसीलिए किसी को समझाना हो तो आप इस तरह से समझा सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, रिचर्ड हार्टसोन के अनुसार इन्होंने क्या कहा,
जो है रिचर्ड हार्टसोन ने क्या कहा। ठीक है, नाम थोड़ा इंग्लिश वाला है तो पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रिचर्ड हार्टसोन है, ये कहते हैं क्या कि भूगोल का उद्देश्य क्या है, धरातल के प्रादेशिक, प्रादेश मतलब होता है एक क्षेत्र, एक सीमा, जैसे झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इसी तरह से अलग अलग क्षेत्र हो गया, प्रादेशिक क्षेत्र। ठीक है, इसी को प्रदेश प्रदेश भी कह सकते हैं। तो इन सभी प्रदेशों में क्या क्या विभिन्नताएं हैं, इनकी व्याख्या करना ही भूगोल की परिभाषा है। ठीक है, ये जो है रिचर्ड हार्टसोन कहते हैं। और अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार क्या है, तो भूगोल धरातल के विभिन्न जो है भाग, मतलब भूगोल में जितने भी ये धरातल पर जितने भी भाग हैं उन सभी का कारणात्मक रूप से अध्ययन करना, मतलब किस कारण से बना है उन सभी का अध्ययन करना भूगोल के अंतर्गत आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भूगोल की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, अब भूगोल की प्रकृति के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, भूगोल की प्रकृति होती है संश्लेषणात्मक, ठीक है, कारणात्मक अध्ययन और गत्यात्मक अध्ययन। ठीक है, इसके बाद है समायोजनात्मक अध्ययन, फिर है वैज्ञानिक। तो प्रकृति यही है। संश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है, तो भूगोल जो है सभी प्राकृतिक विज्ञान, जैसे कि भौतिक विज्ञान है, मृदा विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, इन सभी का एकदम अध्ययन करती है। ठीक है, भूगोल के अंतर्गत यानी भूगोल की प्रकृति जो है संश्लेषणात्मक भी है। तो संश्लेषणात्मक का मतलब होता है कि जैसे प्राकृतिक विज्ञान है, इसमें क्या कहा जाएगा, भौतिक विज्ञान, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान, ये सभी क्या है, साइंस का है। तो इन सभी का भी अध्ययन भूगोल में किया जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं संश्लेषणात्मक। मतलब जितने भी विज्ञान हैं, जितने भी प्राकृतिक चीज़ों से संबंधित कोई भी विषय हो, प्राकृतिक चीज़ों से संबंधित कोई भी विषय हो, उन सभी का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है संश्लेषणात्मक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक विषयों का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास हो गया, समाजशास्त्र हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अब आप आगे जानते हैं कारणात्मक अध्ययन। देखिए, भूगोल क्षेत्रीय भिन्नता जैसे कि भौतिक, सांस्कृतिक एवं उनके कारण का अध्ययन करता है। जैसे कि किसी प्रदेश में दूसरी संस्कृति है, झारखंड में दूसरी संस्कृति है, बिहार में दूसरी संस्कृति है, मतलब मिलजुल करता है लेकिन थोड़ा बहुत अलग अलग है। तो किस कारण से अलग है, इन सभी का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। फिर है गत्यात्मक। तो भौतिक एवं मानवीय तत्व अस्थैतिक नहीं होते हैं, अपितु गत्यात्मक होते हैं। और गत्यात्मक का मतलब कि हर सेकेंड, हर मिनट परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है गत्यात्मक। मतलब रुकी हुई नहीं है। जैसे पहाड़ है, हिमालय पर्वती है, तो हिमालय पर्वत है तो अब रुका हुआ थोड़े है कि अब हम 8,848 किलोमीटर 8,848 मीटर बढ़ गए हैं, अब हम इतने ही पर ठीक हैं, अब हम रुके रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, तो इस तरह है, गति में है। तो इसीलिए इसको इस जो है भूगोल के अंतर्गत गत्यात्मक भी अध्ययन किया जाता है। मतलब कि हमेशा जो चीज़ बदलते रहता है उसका भी अध्ययन किया जाता है। फिर है समायोजनात्मक। तो मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूल अथवा परिवर्तन यानी कि तकनीकी के माध्यम से किया है। फिर आता है वैज्ञानिक अध्ययन। क्या आता है, वैज्ञानिक। तो भूगोल की प्रकृति वैज्ञानिक भी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कहाँ है, क्यों है, कैसे है, तो इन सभी प्रश्न जो हैं भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हिमालय पर्वत ही ले लेते हैं। ठीक है, मेन जो आपको भी याद होगा हिमालय पर्वत, तो इसलिए मैं बार बार उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो हिमालय पर्वत जो है वो इस तरह से है। अब प्रश्न आता है, आप देखिएगा जब पहली बार हिमालय पर्वत, तो आपके मन में भी प्रश्न आएगा कि इतना बड़ा कैसे बना, इसमें आया कैसे, इतना बड़ा क्यों बना, और ये जो है क्या है। सबसे पहले तो आप पूछेंगे कि यह कौन सा पर्वत है, फिर आप कहेंगे
उससे जो है देखेंगे कि उस पर उजला उजला कुछ है, तो आप कहेंगे कि ये क्या है। तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो क्या, क्यों, कहाँ, कैसे है, क्या है, जो है ये सभी प्रश्न आते हैं। तो ये सभी तर्क जो है, ये सभी प्रश्न जो है ना, वो भूगोल को एक वैज्ञानिक बना देते हैं, मतलब कि उस पर रिसर्च करने के लिए जो है प्रतिबद्ध कर देते हैं। तो जैसे अब किसी के मन में आएगा कि यह क्या है, या किसी के मन में आएगा, वैज्ञानिकों के मन में, कि हिमालय पर्वत कैसे बना, तो अब उस पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। और रिसर्च तो विज्ञान में किया जाता है, तो भूगोल में भी रिसर्च किया जाता है, तो इसलिए ये भी थोड़ा बहुत विज्ञान से रिलेटेड होता है। चलिए, अब आता है कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में कैसे है, ठीक है, या संश्लेषणात्मक विषय कैसे है। अब समझिएगा यहाँ पर कि समाकलन का मतलब होता क्या है। जैसे भूगोल में यहाँ पर देखिए, आपको पता चलेगा, पहले इसका जो है थोड़ा सा क्यों है इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं, उसके बाद हम लोग समझाएंगे। मैं आपको समझाऊंगा इसको, देखिएगा ध्यान से। देखिए, भूगोल अपनी शाखाओं के अंतर्गत प्राप्त सूचना का प्रयोग दृश्य जगत में घटित अंतर क्रिया का अध्ययन काल व स्थान के संदर्भ में मानव को केंद्र मानकर करता है। मतलब मानव से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, उन सभी का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर समझिएगा, अभी समझने का टाइम आ गया। देखिए, समाकलन का मतलब होता क्या है। भूगोल क्या करता है कि मानव को केंद्र मान लेता है और इससे जुड़ी हुई जितने भी चीज़ें हैं, उन सब का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, तो इसलिए इसको समाकलन विषय कहा जाता है। अब मानव से जुड़ी हुई चीज़ें कौन कौन सी है, यहाँ पर देखिए, खगोल की भी है, ठीक है, खगोल की है, भूविज्ञान है, मौसम विज्ञान है, ये सभी विज्ञान के विषय हैं, ठीक है। तो इन सभी से जो सूचनाएं मिलती हैं और उसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जैसे समझिए फिर से, यहाँ देखिए, खगोलकी के अंतर्गत, यानी खगोलकी जो है, ठीक है, एस्टेरॉयड है, तो खगोलकी विज्ञान है, ठीक है, ये विज्ञान का विषय है, विज्ञान की शाखा है खगोलकी। तो खगोलकी के अंतर्गत कुछ सूचना आई, ठीक है, और उस सूचना को जो है भूगोल वाले ने प्राप्त करके और उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो जब उसका अध्ययन करना शुरू किया तो उसको कहा गया खगोल की भूगोल, ठीक है। जब भूगोल वाले ने अध्ययन करना शुरू किया तो उसको कहा गया खगोल की भूगोल। अब भूविज्ञान है, यहाँ देखिए, भूविज्ञान है, तो भूविज्ञान जो है ये तो विज्ञान का विषय है। तो भूविज्ञान से जो सूचना वगैरह आया कुछ, मतलब भूविज्ञान वाले वैज्ञानिक लोग हैं वो कुछ खोज निकाले, तो इन लोगों को पता चला जब भूगोल वाले को, तो भूगोल वाला भी उस पर जो है रिसर्च करने लगा, वही सूचना के आधार पर। मतलब जो ये लोग खोजे उसी खोज के आधार पर ये लोग भी कुछ जो है रिसर्च वगैरह करने लगे और उसके व्याख्या वगैरह करने लगे, तो उसको कहा गया भू आकृति विज्ञान, ठीक है। इसी तरह मौसम विज्ञान से संबंधित है, तो मौसम से संबंधित सूचना वगैरह आया और उसका अध्ययन करने लगे भूगोलवेत्ता लोग, तो उसको कहते हैं जलवायु विज्ञान, जो कि भूगोल का जो है क्लाइमेटोलॉजी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, भूगोल की शाखा है। जल विज्ञान से संबंधित सूचना आया तो उसको कहा जाता है समुद्र विज्ञान। मृदा विज्ञान जो है मृदा भूगोल से संबंधित है। इसी तरह वनस्पति विज्ञान है, पादप भूगोल से संबंधित है। प्राणी विज्ञान है, प्राणी भूगोल से संबंधित है। ऐतिहासिक भूगोल जो है इतिहास से संबंधित है। जो हमारे जो है मानव भूगोल की शाखाएं हैं ना, ऐतिहासिक भूगोल, तो ऐतिहासिक भूगोल जो है वो किससे संबंधित है, इतिहास से संबंधित है। तो इतिहास भूगोल थोड़े है, वो तो दूसरा विषय है, सामाजिक विज्ञान है। तो इसी तरह से जो है भूगोल जो है जितने भी मतलब प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन करने वाली या मानव की चीज़ों का अध्ययन करने वाला विषय है, उन सभी से संबंधित होता है। इसलिए इसको समाकलनात्मक विषय कहते हैं, समाकलन विषय कहते हैं या संश्लेषणात्मक विषय कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। राजनीतिक भूगोल राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है, जनसंख्या भूगोल जनांकीय से संबंधित है, और सामाजिक भूगोल जो है समाज शास्त्र से संबंधित है। इसी तरह जो है आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से संबंधित है। अब आप समझ गए होंगे कि समाकलन विषय क्यों कहा जाता है,
क्योंकि इसमें मानव को केंद्र मानते हैं। ठीक है, मानव को मानते हैं कि मानव से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हों चाहे कोई भी चीज़ें हों, उन सभी का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भूगोल कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, अब चलिए, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में क्यों है और कैसे है, ये अब हम लोग जानेंगे। यहाँ देखिए, भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान विषयों से प्राप्त सूचना का प्रयोग जैविक व अजैविक वस्तुओं में घटित अंतर क्रिया का विवेचन काल व स्थान के संदर्भ में मानव को केंद्र मानकर करता है। भूगोल एक समाकलन विषय क्यों है? क्योंकि जो है भूगोल में जितनी भी प्राकृतिक चीज़ों से, चाहे कोई भी विषय हो, मतलब किसी भी विषय में अगर प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है तो उससे जो भी सूचनाएं मिलेंगी, उन सभी सूचनाओं का अध्ययन भूगोल में किया जाएगा। मतलब इधर जितना भी विषय है, इन सभी से सूचना आया और इन सभी से सूचना आया कुछ न कुछ, तो भूगोल क्या करता है कि सब के मिला करके एक कॉमन विषय है भूगोल। ठीक है, आगे हम लोग अभी बात करेंगे कि भूगोल कौन कौन से विषय से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भूगोल के अध्ययन के उपागम क्या क्या हैं। ठीक है, तो एक है विषय वस्तुगत, या जिसको क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक हैं जर्मन विद्वान अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि जर्मन विद्वान है, जिनका जो है आयु है, जन्म मरण वह है 1769 से 1859। अब किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अथवा क्रमिक अध्ययन क्रमबद्ध उपागम कहलाता है। क्रमबद्ध उपागम क्या है? तो किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर जो है क्रमबद्ध अथवा क्रमिक अध्ययन क्रमबद्ध उपागम कहलाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति है, वो प्राकृतिक वनस्पति पर जो है प्राकृतिक वनस्पति का विश्व स्तर पर जो है अध्ययन करना चाहता है, तो उसे वनस्पति का वर्गीकरण करना होगा, उसके बाद उसकी पहचान करनी होगी, विवेचना करना होगा, उसका सीमांकन करना होगा कि ये किस किस राज्य में मिलता है, किस किस देश में मिलता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ना, विश्व स्तर पर है, तो उसको बांटना होगा कि इस राज्य में जो है ये पौधा मिलता है या इस राज्य में ये पौधा मिलता है। तो इस तरह से वर्गीकरण करना होगा, सीमांकन करना होगा। उसके बाद फिर प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है, जैसे सदाबहार वन, पतझड़ वन, मौसमी वन, ये सभी करना होगा। इसके बाद क्या करना होगा कि वर्गीकृत जो है वनस्पति की पहचान करनी होगी कि जैसे जो है ये बबूल का है कि कैक्टस का है, खेजड़ी का है, मतलब कौन सा पौधा है उसको बताना होगा। उसके बाद फिर इसके अंतर्गत जो है मतलब पहचान होने के बाद कि कौन पौधा है, जो है पेड़ है, उसके बाद यह जो है विवेचना करना होगा, यह पता लगाना होगा कि तो कितने तापमान में बढ़ता है, कितने तापमान में उगता है, वर्षा कितना चाहिए उसको, वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, उससे मानव से क्या संबंध है, ये सभी चीज़ें इसमें की जाती हैं। फिर इसके बाद आता है प्रादेशिक उपागम। एक था क्रमबद्ध उपागम, एक है प्रादेशिक उपागम। तो प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत जो है इसके प्रवर्तक वही हैं, विद्वान कार्ल रिटर हैं। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? विद्वान कार्ल रिटर, जर्मन है और इनकी एज है। इस उपागम में विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे पूरा विश्व को में अगर हमें कुछ भी भूगोल के बारे में अध्ययन करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो पूरे देश को अलग अलग करेंगे कि ये भारत है, ये अमेरिका है, ये चीन है, ये जो है मान लीजिए कि पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग देश हैं। अब आपको अध्ययन करना होगा प्रादेशिक मतलब प्रादेशिक उपागम में अध्ययन करना है अगर, तो आपको क्या करना होगा कि अमेरिका में कौन कौन से पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं, टेम्परेचर कितना है, वर्षा कितनी होती है, ये होती है, वो होती है, सभी चीज़ें अध्ययन करना होगा। और फिर भारत में अध्ययन करना होगा। मतलब कि प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र बांट करके अध्ययन करते हैं और क्रमबद्ध उपागम में पूरे विश्व में एक साथ अध्ययन करते हैं। ठीक है,
एक ही मानकर, पूरे विश्व को एक मान करके अध्ययन किया जाता है। और प्रादेशिक उपागम में विश्व को अलग अलग देशों जो है अलग अलग प्रदेशों में बांट देते हैं, उसके बाद अध्ययन करते हैं। चलिए अब जानते हैं भूगोल की शाखाएं क्या होती हैं। तो भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। देखिए भूगोल की शाखा दो आधार पर बांटा गया है, एक है क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, एक है प्रादेशिक उपागम के आधार पर। तो क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखा होती है तीन। कौन कौन? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल। देखिए भौतिक भूगोल क्या होती है, अब समझिए। भौतिक भूगोल जो है, भौतिक भूगोल को भी उप शाखाओं में बांट दिया गया है। जैसे भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल, ये सभी में, ठीक है। उसी तरह मानव भूगोल को भी बांट दिया गया है, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जो है जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सभी। और जीव भूगोल का जो है जीव भूगोल को भी बांट दिया गया है, जैसे वनस्पति भूगोल हो गया, या जो है पारिस्थितिकी भूगोल हो गया, पर्यावरण भूगोल हो गया, ये सभी भूगोल में बांट दिया गया है। तो भौतिक भूगोल को की उप शाखा है भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत जो है भूमि का किस तरह से विकास हुआ है, इसका अध्ययन किया जाता है। और जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जलवायु से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे वायुमंडल की संरचना के बारे में, जो है मौसम के बारे में, जलवायु के तत्व क्या क्या पाए जाते हैं जलवायु में, ये सभी के बारे में जलवायु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान के अंतर्गत जो है धरातल पर जितने भी जल हैं, ठीक है, जैसे समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय जो हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। मृदा भूगोल के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है कि लाल मिट्टी है कि है जो है काली मिट्टी है, या फिर जो है बलुई मिट्टी है, या कौन सी मिट्टी है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, जो है सामाजिक भूगोल के अंतर्गत या सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत, दोनों को एक ही कहा जाता है। तो सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत जो है समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है, वहाँ की संस्कृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या अधिवास भूगोल के अंतर्गत जो है ग्रामीण या नगरीय क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या है, किस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या संरचना क्या है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो है कृषि किस तरह से किया जा रहा है, उद्योग जो है, पर्यटन हो गया, व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत जो है यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। भौगोलिक तत्वों में भी सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल में किया जाता है। अब आता है राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल में राजनीति संबंधित भूगोल, जैसे कि जनसंख्या का राजनीति में क्या प्रयोग है, ठीक है, जनसंख्या का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी का अध्ययन जो है ऐतिहासिक भूगोल राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है जीव भूगोल। जीव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वनस्पति भूगोल में, कि यह जो है वनस्पति भूगोल में वनस्पति का अध्ययन करेंगे, ठीक है, वनस्पति का विकास कैसे हुआ, जो है किस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, यानी वनस्पति यानी पेड़ पौधे, ठीक है, तो इसी का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है जीव भूगोल। जीव भूगोल में पशुओं और उनके निवास क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। और पारिस्थितिकी विज्ञान में इसमें जो है पारिस्थितिकी विज्ञान में जो प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, जितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, उन प्रजातियों का जो निवास क्षेत्र है उसका अध्ययन किया जाता है, कि मतलब किस क्षेत्र में कौन सी प्रजाति पाई जाती है। फिर है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल में पर्यावरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रदूषण हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, ठीक है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये है भूगोल के क्षेत्र, ठीक है, मतलब भूगोल का कौन सा विषय दूसरे किस विषय से संबंधित। हाँ, एक्चुअली इसको भी हमने घुमा लिया है, वो थोड़ा उल्टा था। तो देखिए भूगोल का कौन सा क्षेत्र दूसरे विषय के कौन से क्षेत्र से संबंधित है, यानी भूगोल की जो शाखा है वो जो है अन्य विषय के किस शाखा से संबंधित है, ये देख लीजिए। जैसे मृदा भूगोल है तो मृदा विज्ञान से संबंधित है, ठीक है, मृदा भूगोल के अंतर्गत जो पढ़ा जाता है वो मृदा विज्ञान से मिली हुई सूचना के आधार पर पढ़ा जाता है।
फिर है वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, जो पादप भूगोल है वो वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। प्राणी भूगोल प्राणी विज्ञान से संबंधित है। देख रहे हैं ये सब प्राणी भूगोल है वो प्राणी विज्ञान से संबंधित है, यानी भूगोल भी है ना वो विज्ञान से भी संबंधित है, स्तर से भी संबंधित है, इतिहास से भी संबंधित है। तो ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मानव भूगोल जो है पारिस्थितिकी विज्ञान संबंधित है, और जो है पर्यावरण भूगोल जो है वो पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है। सांस्कृतिक भूगोल मानव शास्त्र से संबंधित है। भौगोलिक चिंतन जो है वो दर्शन शास्त्र से संबंधित है। सामाजिक भूगोल जो है समाज शास्त्र से संबंधित है। ऐतिहासिक भूगोल जो है इतिहास से संबंधित है। राजनीतिक भूगोल जो है राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। जनसंख्या भूगोल है वो जनांकिकी से संबंधित है। आर्थिक भूगोल जो है अर्थशास्त्र से संबंधित है। और जो है भूगोल में परिणात्मक प्रवृत्ति जो है वो आर्थिक सांख्यिकी से संबंधित है। फिर है गणित और खगोलिकी विज्ञान जो है वो गणित एवं खगोलिकी विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है भूआकृति विज्ञान, वह भू विज्ञान संबंधित है। ये भूआकृति विज्ञान जो है ना ये विज्ञान नहीं है, ये भूगोल की शाखा है। ठीक है, और भू विज्ञान जो है वो भूगोल नहीं है, विज्ञान की शाखा है। मतलब ऊपर वाला जो है भू विज्ञान वो विज्ञान की शाखा है, और नीचे जो है भूआकृति विज्ञान वो भूगोल की शाखा है। इसी तरह जलवायु विज्ञान जो है वो मौसम विज्ञान से संबंधित है। समुद्र विज्ञान जो है जल विज्ञान से संबंधित है। तो इस तरह से भूगोल की शाखाएं जितनी भी है ये सभी अंदर जो भी है वो सब भूगोल की शाखा है, और बाहर वाला दूसरे विषय की शाखाएं हैं। तो इससे कौन सी शाखा किस दूसरे विषय की किस शाखा से संबंधित है यह इसमें बताया गया है। तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं एक बार फिर से कि भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो क्रमबद्ध उपागम के आधार पर जो है 3 नहीं, यहाँ पर क्रमबद्ध उपागम के आधार पर ये 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है यहाँ पर देखिए। भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल है और जीव भूगोल है। सिद्धांत और दर्शन शास्त्र है और विधि एवं तकनीक है। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ क्या कीजिए कि अच्छा चलिए आगे। और यहाँ पर देखिए भौतिक भूगोल जो है भौतिक भूगोल की शाखा है, यानी ये जो है ना भौतिक भूगोल ये भूगोल की शाखा है। मानव भूगोल जीव भूगोल ये सभी भूगोल की शाखाएं हैं, और इन्हीं भूगोल की शाखाओं में उप शाखाएं ये हैं। ठीक है, जितना भी आपको दिख रहा है भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल, ये सभी भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। इस तरह मानव भूगोल की शाखाएं हैं जैसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल हो गया, ऐतिहासिक भूगोल, जो है राजनीतिक भूगोल हो गया, जनसंख्या बस्ती भूगोल। जनसंख्या बस्ती भूगोल में भी 2 शाखाएं हैं, ग्रामीण और नगरीय। ठीक है, ये दोनों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। फिर आता है आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल जो है यह इसकी जो है 6 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन भूगोल, अवसंरचना भूगोल एवं सेवाएं। इतनी सारी शाखाएं हैं, यह सभी भूगोल के अंतर्गत पढ़ना होता है। फिर अभी तो बाकी है, यहाँ देखिए जीव भूगोल। जीव भूगोल की उपशाखाएं कौन कौन सी है? तो पादप भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल, पर्यावरण भूगोल, प्राणी भूगोल। ठीक है, ये 4 शाखाएं हैं। उसके बाद आता है ये सिद्धांत जो है दर्शन शास्त्र। इसकी शाखाएं कौन कौन सी है? तो भौतिक चिंतन है, मानव पारिस्थितिकी है जो कि भू एवं मानव परस्पर क्रिया से संबंधित है। इसके बाद आता है विधि एवं तकनीक भूगोल। तो ये इसकी भी 4 शाखाएं जो है उप शाखाएं हैं। कौन कौन सी? जो है मानचित्र कला, मात्रात्मक तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, भू सूचना। तो इसमें देखिए मानचित्र जो है भू सूचना है, भू सूचना के भी 3 शाखाएं हैं, GIS, GPS और LIS। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग तीनों चीज़ों के बारे में, ये जो 3 आपको दिख रहा है GIS, GPS और LIS, इन तीनों के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब भूगोल की शाखाएं हैं प्रादेशिक उपागम के आधार पर। अभी वहाँ पर हमने देखा क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, और यहाँ पर प्रादेशिक उपागम के आधार पर। तो प्रादेशिक उपागम के आधार पर 4 शाखाएं होती हैं, 4 भागों में बांटा गया है। जो है प्रादेशिक अध्ययन या इसको क्षेत्रीय अध्ययन कहा जाता है, प्रादेशिक विज्ञान जो है विकास है, प्रादेशिक विश्लेषण है और प्रादेशिक योजना है। तो जो प्रादेशिक अध्ययन है इसमें जो है इसकी शाखाएं 3 हैं। ठीक है, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है।
प्रादेशिक अध्ययन को। एक होता है स्थूल, जिसको वृहद कहा जाता है, तो वृहद प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म, या जिसको लघु स्तरीय कहा जाता है, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। तो बृहद प्रादेशिक अध्ययन में जो है बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, जैसे पूरे विश्व का, और मध्य प्रादेशिक अध्ययन में किसी एक देश का, और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन में जैसे छोटे मोटे छोटे मोटे क्षेत्र का, जैसे एक गांव हो गया, ठीक है, एक छोटा सा शहर हो गया, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और प्रादेशिक विकास और विश्लेषण का जो है कोई उपशाखा नहीं है। फिर है प्रादेशिक योजना, इसकी 2 भागों में बांटा गया है, देश या ग्रामीण योजना और शहरी योजना, ठीक है, ये 2 भागों में बांट दिया गया है। चलिए आगे, और अंतिम यहाँ पर जो है आता है कि भौतिक भूगोल का महत्व क्या है, ठीक है, भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। देखिए, मानव के लिए प्रत्येक भौतिक तत्व महत्वपूर्ण है, यथा जैसे पर्वत, पठार, जलवायु जो है वर्षा इत्यादि। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। यही सब भौतिक भूगोल की विशेषता है। और जो है अगली विशेषता है, विशेषता या महत्व कहें दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो जलवायु हमारे घरों, वस्त्रों एवं भोजन को प्रभावित करती है। इस तरह मृदा भूगोल है, पशु एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। फिर है तापमान तथा वर्षा, वनों के घनत्व एवं घास प्रदेशों के गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। फिर है भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग करके अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तो यही सब है भौतिक भूगोल की महत्व। हाँ, और मैंने कहा था कि लास्ट में बताऊंगा कि GIS, GPS और LIS का मतलब क्या होता है। देखिए, GIS का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब भौगोलिक सूचना तंत्र, ठीक है। और GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब कौन सी चीज़ किस जगह पर है, ये हम लोग GPS से पता करते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है वैश्विक स्थितीय तंत्र, ठीक है। और LIS है, इसको लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है, इसको भूमि सूचना तंत्र कहा जाता है, जो कि नक्शा वक्शा में उपयोग होता है। तो यहाँ तक अब लास्ट करते हैं, जो है चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई अगर प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का कवर करेंगे, उसको भी देखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।